क्या टॉपिक? सिंपल पेंडुलम। इसको हिंदी में कहते हैं सरल दोलक, सिंपल पेंडुलम। एक छोटा सा बॉल, एक स्ट्रिंग से टांग दीजिए, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहेंगे। वर्टिकली सस्पेंड कर देना ऐसे एक छोटा सा बॉल को, ठीक है। और ये बॉल को राइट या लेफ्ट रिलीज करके छोड़ दीजिए, तो ऐसे ऐसे दोनों का इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा। ये छोटे से एंगल के लिए, ये छोटा सा एंगल के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। छोटा सा अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर छोटा रखें तो बॉल का मोशन जो होगा एज ए सिंपल हार्मोनिक। इसका मतलब है कि निश्चित टाइम के इंटरवल के बीच में ये मोशन क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। तो इसी को कहते हैं सिंपल पेंडुलम, जिसमें एल क्या है, लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग जिसका लेंथ कितना है, एल है। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक छोटा सा बॉल, स्मॉल बॉल, जिसको बो भी कहते हैं, कुछ बुक में बो भी लिखा रहता है, छोटा सा बॉल को बो भी कहते हैं, ठीक है। सस्पेंड कर दिए वर्टिकल प्लेन में, तो ऐसे एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। अब इसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? ये बॉल का है मीन पोजीशन, कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, 0। mg नीचे, टेंशन टी कहां, ऊपर। नेट फोर्स y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0। t बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। दिस इज द मीन पोजीशन, या T1 कर देते हैं इसमें, टेंशन T1 है ना। अब इस मीन पोजीशन से बॉल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। कितना एंगल से डिस्प्लेस कर दिए, थीटा एंगल डिस्प्लेस करके मीन पोजीशन। अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा, एक mg हो जाएगा। अब स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा। अब हम इस पॉइंट के अबाउट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा, इसको हम पीछे बढ़ा देंगे, ये क्या कहलाएगा, आर्म ऑफ फोर्स टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ जान ही रहा है, एल है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो यहां लेंथ कितना हो जाएगा, साइन थीटा लगाइएगा, परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क एट ऑन बो about point of suspension क्या होगा, टॉर्क पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम इसको मान लिया है, तो फोर्स हो जाएगा mg l टेंशन का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही पास कर रहा है, जिसके बाद टॉर्क फाइंड कर रहा है, उसी से फोर्स पास कर रहा है, तो उसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना एंगुलर एक्सेलरेशन। अब रेस्टोरिंग टॉर्क क्यों है, क्योंकि देखो हम इसको घुमा रहे हैं कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। mg लग रहा है नीचे, r का सेंस इधर, r क्रॉस से कौन वाइज है, टॉर्क क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना चाहता, ऐसे
और हम घुमा रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, रेस्टोरिंग वर्क नहीं हुआ। अब क्या लिख देंगे, एम जी एल साइन थीटा, कहीं कोई दिक्कत? अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो ये छोटा सा बॉल है, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एम जी एल साइन थीटा। ई से कैंसिल हो गया, एल से कैंसिल हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होगा माइनस जी बाई एल और इंटू अभी भी ये सिंपल वर्क मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं सिंपल वर्क मोशन करेगा? इक्वेशन जो है ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमको क्या चाहिए, जहां थीटा है यहाँ थीटा का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी समय कर सकता है जब इस बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, बहुत कम होगा, है ना। इसका मतलब है इफ थीटा टेंड्स टू 0, इसका मतलब फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा थीटा समझ गया, कॉस थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1 साइन किससे इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि कैलकुलस में पढ़िएगा थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इस थीटा को इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा अप्रॉक्स, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस g बाई l को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। अब दिस इक्वेशन सो SHM नहीं, SHM का इक्वेशन होगा एंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एंगुलर एंगल के फॉर्म में। ये थीटा तो यहां भी थीटा, दिस इक्वेशन सो दिस इक्वेशन सो motion of bob is SHM। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे था, हेयर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा G बाई हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर। अब ये रट के रखना है, याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट अंडर L by G mainly depends on G, acceleration due to gravity and length of a string के लेंथ पर डिपेंड करता है, G पर डिपेंड करता है, acceleration due to gravity पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बताए थे अब में क्या बताया था हीट में, कि अगर आप हीट में बताए थे कि अगर मेटल वायर रखिएगा तो विंटर में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कुछ और हो जाएगा, समर में कुछ और हो जाएगा, क्योंकि मीडियम टेम्परेचर चेंज कर जाएगा मेटल रहने की वजह से, इसलिए एक्सपेंशन होगा, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो जिससे टाइम पीरियड चेंज कर जाएगा, है ना। तो यह एक एप्लीकेशन बताए थे हीट की थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में, है ना। तो पहला अब यहां तो एप्लीकेशन है, मान लो
कि हम पेंडुलम क्लॉक को अगर किसी लिफ्ट में सस्पेंड कर दिए, पहला सिचुएशन, लिफ्ट नीचे आ रहा है ए लेस देन जी से। दूसरा सिचुएशन, लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है ए बराबर जी से। ए इक्वल टू जी का मतलब क्या हो गया, फ्री फॉलिंग लिफ्ट, है ना। जैसे लिफ्ट है यहां वायर से टंगा रहता है, वायर टूट गया तो फ्री फॉल कर जाएगा। वायर टूट जाने से क्या कर जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब ये कहां जा रहा है, टांग दिए, है ना। अब ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। चौथा, मान लिया जाए या एक कॉर्क है, अगर इधर की तरफ एक्सेलरेट करने लगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, स्ट्रिंग का लेंथ सब में क्या है, यहां पे बॉल टंगा हुआ है, लेंथ है आपका कॉर्क, ठीक है। पूछता है कि टाइम पीरियड क्या है, पर फिगर कौन, पांचवा है कि अगर लिफ्ट जो है भी कांस्टेंट से नीचे आ रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें पेंडुलम टंगा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या है, t बराबर 2 पाई, फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। लेकिन ये फॉर्मूला कब पढ़ेगा, जब आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो रहेगा वह रेस्ट में रहेगा, आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन जीरो रहना चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। नहीं तो अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का अगर एक्सेलरेशन है तो ऐसे केस में हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव बराबर लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर। समझ गया, ए बराबर क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन, समझ गया। और जी जानिए रहे इसको कहते हैं जी इफेक्टिव। हम जी इफेक्टिव यूज कर करके टाइम पीरियड निकाल देंगे, ठीक है। अब फिगर 1 से चलते हैं। फॉर फिगर 1 के लिए, फिगर 1 के लिए, ये फिगर 1 है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेशन कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब ए नीचे हो गया और जी भी कहां लगता है, नीचे, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तब तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव बराबर ए माइनस जी, डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो या इसको मॉड को तोड़ेंगे तो जी माइनस ए लिख देंगे, लिख हो गया, क्योंकि मॉड का नेगेटिव होता नहीं है, जी बड़ा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे लग रहा है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधा घट जाएगा, जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी माइनस ए। अब ये बताइए कि पेंडुलम क्लॉक, सिंपल पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। पहले था क्या चीज, अगर इसका एक्सेलेरेशन जीरो होता इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का तो 2 पर रूट अंडर एल बाई जी होता, अब जी माइनस ए हो गया, तो नीचे वाला वैल्यू घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया।
और टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब क्लॉक विल स्लो या फास्ट? स्लो। टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब है कि स्लो हो गया। जैसे हम बता रहे थे धीरे धीरे चले तो ऑब्वियस है कि ज्यादा टाइम लगेगा ऑक्सीजन करने में। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्लॉक विल स्लो। अब चलो फिगर 2 से। फिगर 2 के लिए क्या है? अब ए बराबर जी भी फ्री फॉल कर गया। तो फ्री फॉल कर गया तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी माइनस वी। तो टाइम पीरियड इंफिनिटी। और फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो क्या लिख देंगे? 0। फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो क्या कर देंगे? कोई ऑसिलेशन नहीं। ऑसिलेशन अगर करना है तो आपका नेट जी इफेक्टिव होना चाहिए। समझ गया? तो फ्री क्वेश्चन पूछता है कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, फ्री फॉलिंग ये सब क्या है? लिफ्ट है। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में अगर हम किसी पेंडुलम को टांग देंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड क्या होगा उसका? इनफिनाइट होगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिगर ड्रॉ कर लिए थे। अब चलिए तीसरा, थर्ड वाला में क्या है? फिगर थर्ड के लिए क्या है? तो पॉइंट सस्पेंशन कहां जा रहा है? ऊपर। जी कहां लगता है? नीचे। जी तो हमेशा नीचे लगेगा। नहीं, पॉइंट सस्पेंशन जा रहा है ऊपर। तब दोनों एक एंटी पैरेलल हो गया। हां, एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा? जी प्लस ए हो जाएगा ना। तो जी इफेक्टिव, जी एंटी पैरेलल में जी प्लस, तब टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर। अब टाइम पीरियड घट गया और क्लॉक विल फास्ट। यहां हो गया। अगर पूछा जाए क्लॉक विल फास्ट, टाइम पीरियड यहां हो गया क्लॉक विल स्लो। क्लॉक अगर पूछ गया विल स्लो, स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और तीसरा खत्म हो गया। चौथा के लिए क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है और जी कहां लगेगा? नीचे। एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। एंगल दोनों के बीच कितना? 90। तो फिगर 4 के लिए हम जी इफेक्टिव क्या लिख देंगे? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि जी माइनस ए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। हां, तो cos 90 तो 0 हो गया। तो जी इफेक्टिव निकल गया। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर कितना? हाफ। हो गया। 4 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए दिखा लो, पिक्चर दिखा लेना 4 नंबर में। ठीक है। और पांचवा नंबर में क्या होगा? पांचवा नंबर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्शन क्या हो गया? 0। तब तो जी इफेक्टिव क्या होगा? फिगर 5 के लिए जी इफेक्टिव बराबर जी, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी हो जाएगा। हाँ, फिगर 6 ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इंक्लाइन प्लेन है, यहां एक बॉक्स रख दिए। क्या रख दिया? बॉक्स। इसमें पेंडुलम रख दिया। अब यह जो है जी साइन थीटा एक्सिस कहां रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तब इसमें जो पेंडुलम क्लॉक उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 नंबर फाइंड
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एज सोन इन फिगर, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जी इफेक्टिव लिख देंगे। क्या पड़ेगा फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए माइनस जी। जी। तो ए माइनस जी, तो इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो, तो क्या लिख सकते हैं, जी साइन थीटा आई का लिख देंगे। अच्छा, यहां तो जी लगेगा नीचे की तरफ, इस जी का क्या कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, ये थीटा हो जाएगा ना, एंगल 90 डिग्री है, इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे नहीं समझता है तो जी कहां लगेगा, सीधा नीचे 90 डिग्री है ना, तो थीटा 90 माइनस थीटा, पूरा 90 है तो थीटा हो जाएगा। इधर जी cos थीटा कंपोनेंट होगा, इधर कितना होगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा होगा। जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर cos इधर sin, तो क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन थीटा आई का, इधर y एक्सिस हो गया, इधर क्या होगा, माइनस जी cos थीटा, ई से कैंसिल हो गया, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी cos थीटा हो गया। अब हम टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी cos, समझ गया, ये टाइम पीरियड हो गया, सिंपल पीरियड। कब, जब यह इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करेगा जी साइन थीटा से, समझ गया। चलिए मानूंगा, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कर दे कि ये जो है रंगा हुआ है, ये 2g साइन थीटा से चल रहा है, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितना से 2g साइन थीटा स्लाइड कर रहा है, तब टाइम पीरियड क्या होगा। तो तरीका यही है, जी इफेक्टिव निकालो, समझ गया। तो जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे इस बार बताओ, ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर, ए वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन, 2g साइन थीटा आई का, अब जी का कंपोनेंट कहां होगा, नीचे की तरफ, इसका दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है, ये 90 होगा, 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा, इधर जी cos थीटा, इधर क्या होगा, जी साइन थीटा, साइन थीटा, एंगल कितना, थीटा, जी साइन थीटा माइनस जी cos थीटा हो जाएगा, बराबर क्या होगा, जी साइन थीटा आई का माइनस जी cos थीटा, मॉड करेंगे तो रूट अंडर जी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू क्या हो गया, जी, यहां से जी इफेक्टिव निकल गया ना। अब टाइम पीरियड क्या लिख देगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव, जे इफेक्टिव, तो 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, समझ गया तरीका। मैंने इस पर फोकस करना, जी इफेक्टिव तुमको हर हाल निकालना होगा, ठीक है। जी इफेक्टिव जब निकाल लेंगे इस फार्मूला से तो सीधा हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ कार का स्पीड क्या है, कितना बड़ा रेडियस में घूम रहा है कार, आर रेडियस में घूम रहा
रहा है, कितना रेडियस में है, आर आर रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, अब इसमें पेंडुलम क्लॉक टंगा हुआ है, पेंडुलम क्लॉक टंगा हुआ है, पेंडुलम छोटा सा बॉल का स्ट्रिंग टांग दिया लेंथ है। अब जो है जी कहां लगाया इस पर, नीचे, जी तो सीधा डाउनवर्ड। अगर कार के फ्रेम से देखेंगे, किसके फ्रेम से, कार के फ्रेम से, तब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। लेकिन ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तब तो इस बॉल का एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, हाँ। किधर की तरफ, सेंटर के डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, v स्क्वायर बाय r, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। नहीं, हाँ। इसका मतलब है इस बॉल का दो एक्सेलरेशन, एक जी तो डाउनवर्ड और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r रेडियस में घूम रहा है, फिर घूम रहा है r रेडियस में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको ac से रिप्रेजेंट करके सेंट्रीपिटल। तो g फैक्टर क्या हो जाएगा, g फैक्टर a वेक्टर माइनस g वेक्टर मॉड, तो क्या होगा, इधर है 90 डिग्री कोण बन रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, सेंट्रीपिटल से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। अब क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई l अपॉन j होगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू रूट अंडर l अपॉन g फैक्टर क्या हो जाएगा, v पर पावर 4 r स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पर पावर कितना, चल लिखो। अगर हम पेंडुलम क्लॉक को डुबा दिए पानी में, किसमें डुबा दिए, पानी में डुबा दिए, पानी में डुबा दिए, तब हम इसका जी फैक्टर कैसे निकालेंगे, समझ गया, तो तरीका सुना लो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने लिखा करो, मीन पोजीशन पर तुम टेंशन निकाल दो, क्या कैलकुलेट कर लेगा, पहले लिख देगा रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉल, थोड़ा सा बॉल जो टांगे हैं, इस बॉल की डेंसिटी क्या है, सिग्मा, सिग्मा कर दो, सिग्मा रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसमें डुबा दिया है, एल जान ही रहा है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पानी में हम डुबा दिए, ठीक है, लिक्विड में डुबा दिए। तो मीन पोजीशन पर आप टेंशन निकाल लीजिए, मीन पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो मीन पोजीशन जानते हैं, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, mg नीचे और बुयांसी फोर्स ऊपर, कोई दिक्कत। अब एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y इक्वल टू, तो t प्लस fb माइनस mg इक्वल टू, तो t बराबर mg माइनस, और बॉल की डेंसिटी जो है वह ज्यादा है, किससे, करंट हुआ रहेगा, बॉल की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी ज्यादा है, करंट हुआ रहेगा, तो अच्छा ला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, t बराबर mg माइनस t बराबर mg माइनस, बॉल की वॉल्यूम क्या होगा, मास में बॉल की डेंसिटी से भागा दे देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा बॉल का, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर से गुना कर देंगे तो इतना मास ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, वाटर है तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड है तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जी से गुना कर देंगे
इतना वेट ऑफ एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, पॉइंट से खुश हो गया। हाँ हाँ mg कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस रो बाई जी रो रोबिन क्या इसको कहते हैं, न्यू सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा सिग्मा। अब टी बाई एम ये जी इफेक्टिव हो गया। मीन पोजीशन पर टेंशन निकाल लीजिए और मास से भगा दे दो, ये निकल जाएगा जी इफेक्टिव, जी इंटू रो बाय। अब टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या पड़ा, रूट अंडर एल बाई एल अपॉन जी जी इफेक्टिव। ये भी जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है, जिससे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रेस्ट में रहे और फिजिकल कंडीशन को अगर बदल दिया जाए तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए टेंशन निकाल लीजिए मीन पोजीशन पर, मास से भागा दे दीजिए तो टेंशन बाय मास क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। अब जो है टाइम पे t इक्वल टू 2 पर रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा हो गया। ये तरीका। अब टाइम पीरियड देख रहा है बढ़ गया, नीचे पर घट गया ना, तो क्लॉक विल स्लो, टाइम पीरियड बढ़ गया स्लो हो गया। In this case, clock will slow। समझ गया? हाँ अब क्या होगा, नॉर्मल था 10। Find time period of pendulum as shown in figure। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, समझ गया? क्या किया गया है कि पेंडुलम को इस पॉइंट से टांग दिया गया और यहां से यहां तक एक दीवार लगा दिया गया जिसका लेंथ कितना ly। पेंडुलम को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया गया और छोड़ दिया तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे से। लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग यहां आएगा तब दीवार से इतना लेंथ फिक्स हो जाएगा। फिर क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट
बॉल यहाँ आया और इस पॉइंट के अबाउट फिर ऑक्सीलेट करेगा, जाएगा ऐसे, माने ये तो फिक्स हो जाएगा, माने कितना लेंथ 3l/4 लेंथ, 3l/4 लेंथ में ऑक्सीलेट करेगा, यहां से यहां और यहां से और जब यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा तो कितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा l, अरे यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा तो स्ट्रिंग का लेंथ l रहेगा, लेकिन इस पॉइंट से इधर जाएगा तो इतना लेंथ तो फिक्स्ड हो गया l/4, क्योंकि एक पॉइंट से इस पॉइंट को घूमेगा, o डैश के अबाउट घूमेगा, तो o डैश के अबाउट घूमेगा जाएगा और फिर आएगा तो लेंथ कितना स्ट्रिंग का हो जाएगा 3l/4, तो 3l/4 तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, यहां से जाना फिर यहां से आने का, इसका मतलब है कि यहां टाइम पीरियड क्या लिखेंगे t इक्वल टू यहां से यहां और यहां से यहां आने का टाइम क्या होगा 2π√l/g, स्ट्रिंग का लेंथ l रहेगा तो टाइम पीरियड आधा ना होगा, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया टाइम पीरियड आधा, यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा टाइम पीरियड आधा ना रहेगा, तो बाय 2 कर देंगे प्लस यहां से यहां फिर यहां से यहां आएगा तो 2π√अंडर कितना स्ट्रिंग का लेंथ 3l/4 अपॉन ये होगा टाइम पीरियड, ये सही कट गया जी 3l/4 अपॉन जी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई कॉमन आ जाएगा, √l/g भी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अब क्या रहेगा √3/4, टाइम पीरियड t इक्वल टू पाई √l/g into 2 प्लस √3/4, आंसर ठीक है। फिर से मान लीजिए और बॉल यहां छोड़ेंगे फिर यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा, तो यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा, उसमें टाइम कितना लगेगा l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 2π√l/g लगता, तो l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब रहा तो कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया था तो बाय 2 कर दिए, फिर इसके बाद स्ट्रिंग का लेंथ तो 3l/4 हो गया, l/4 ही हुआ, यहां से आगे दूरी कितना होगा 3l/4 समझता है, हाँ अरे l में से l/4 घटा दो 3l/4 आ जाएगा, ये लेंथ आ गया 3l/4, अब यहां से यहां बॉल गया फिर यहां से यहां बॉल आया तो हाफ ऑक्सीलेशन किया, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ 3l/4 हो गया, तो 2π स्ट्रिंग का लेंथ बदल गया, l की जगह पर 3l/4 रख दिए, g तो वही है, अब इसको सोल्व करेंगे अब बटा 2 हाफ ऑक्सीलेशन किया यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो पाई कॉमन आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, सोल्व कर लो, चलिए फिर कल 11 नंबर होगा ना, अल्फा इक्वल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, बीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ वर्टिकल वॉल फ्रॉम
फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल, here beta smaller than alpha. अब पेंडुलम क्लॉक का लेंथ ले। अब बताओ ये पेंडुलम क्लॉक किधर जाएगा, किधर जाएगा तो कहीं कोई टक्कर करने की जरूरत है, टकराएगा नहीं, टकराएगा। इधर वॉल कहाँ है कि टक्कर करेगा, क्लियरली जाएगा। t = 0 पर यहाँ था एट मीन पोजीशन, कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन चलना स्टार्ट किया, कहाँ चलना स्टार्ट किया, अब इधर चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर आराम से ऐसे आएगा लौट करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब इधर जाने लगेगा तो बीटा छोटा ना है अल्फा से, अल्फा तो बड़ा ना है, ये बड़ा एंगल में रोटेट करता, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ मैक्सिमम यहाँ गया अल्फा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया उसका 0। स्ट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होता है 0, तो जाएगा फिर लौट के आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन अल्फा। लेकिन इधर जब जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने से पहले ही बॉल से टकरा जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने से पहले ही क्या कर जाएगा, वॉल से टकरा जाएगा। कोलिजन बिटवीन वॉल एंड बोर्ड इज इलास्टिक। कैसा प्रेजेंट है, इलास्टिक प्रेजेंट है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है, जितना काइनेटिक टकरा उसी स्पीड से लौट जाए, समझ गए। तब टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पहले तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से आने का टाइम तो निकल जाएगा। t बराबर क्या लिखेंगे, 2 का रूट अंडर L/G का आधा, t/2, दिस टाइम पीरियड को t1 का है बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा, पाई रूट अंडर L/G, कहां, यहां से यहां आने का टाइम हो गया t1, ठीक है। नाउ लेकिन जब इधर चलने लगेगा तो कंप्लीट ऑसिलेशन तो कर नहीं पाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन करने से पहले ही वॉल से टकरा जाएगा। तो मीन यहां से यहां तक आने का टाइम को मान लो t2, क्या मान लो t2, यहां से आने का टाइम को मान लो t2। और मीन को चलना स्टार्ट किया है तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम्स पीरियड, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन एंगुलर फॉर्म, किस फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में, एंगुलर नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल दिया हुआ तो हमको यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है ना, कितना एंगल से घूमा है, बीटा से, थीटा जब बीटा आ गया, थीटा नॉट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम कहां जा सकता था, अल्फा, ये लिखा है एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता था, ये अल्फा तक जा सकता था, लेकिन गया तो नहीं, टकरा गया पहले ही। तो बीटा बाई अल्फा बराबर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो। एक टाइम लग गया t2, कितना टाइम लग गया यहां से जाने का t2, तो ओमेगा t2 बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, तो t2 बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाय ओमेगा साइन इनवर्स बीटा बाय, लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, ओमेगा का वैल्यू पढ़ चुके थे ना, रूट अंडर, हाँ, तो g बाय रूट अंडर g बाय l रखेंगे, ऊपर चला जाएगा तो रूट अंडर l बाय g आ जाएगा। t2 इक्वल टू क्या होगा, पहले इतना लिख लीजिए, हो गया, चलो। हाँ t2 है तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, तो t2 इक्वल टू क्या लिखेंगे,
ओमेगा का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर एल बाई जी। ओमेगा का रखे रूट अंडर एल बाई जी आ जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। तो टोटल टाइम यहां से जाने का निकल गया, तो फिर यहां से तक आने का टाइम तो क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड तो t2 डैश बराबर क्या होगा 2t2 जाने और आने में, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एल लिखा हुआ है एल बाय साइन इनवर्स बीटा बाय, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा t1 प्लस t2 डैश, तो t1 कितना पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस 2 रूट अंडर एल बाई जी साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, इसलिए रूट अंडर एल बाई जी कॉमन पाई प्लस 2 साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। दिस इज द टाइम पीरियड टी। समझ गया? देखो पहले करना क्या है, करना कुछ नहीं है। मान लो बॉल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पहले राइट गया तो राइट अल्फा एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेगा, तो अल्फा मिलते गए फिर लौट आया, तो हाफ वेव ऑसिलेशन ना हुआ, तो हाफ ऑसिलेशन टाइम कितना लगेगा, तो हाफ ऑसिलेशन टाइम t by 2, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है 2 पाई रूट एल बाई जी। लेकिन इधर जब करना ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो जाता अगर ये बॉल नहीं होता तो अल्फा निकल जाता, लेकिन बीटा एंगल पर बॉल है और बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा है, तो बॉल टकरा जाएगा ना, टकरा जाएगा माने अल्फा एंगल पहुंचने से पहले ही टकरा जाएगा, टकरा जाएगा फिर लौटेगा, तो लौटेगा तो जाने का समय, अब तो जाने और आने का समय तो चेंज कर जाएगा, तो यहां से तक जाने का समय हो गया मान लो t2, तो बॉल अपना मोशन मीन पोजीशन स्टार्ट किया है, तो थीटा और थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहां से यहां तक का एंगल कितना है बीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया बीटा। मैक्सिमम कितना एंगल तक जा सकता था अल्फा, ये हो गया एंगुलर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा इनटू टाइम लगा t2, यहां से तक जाने का, यहां से t2 निकल गया ना, और t2 को दुगना कर दिया जाने का समय और आने का समय, तो t2 डैश बराबर 2t2, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, बॉल यहां से चला इसे फिर यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया, एक ऑसिलेशन हो गया, तो वन ऑसिलेशन टाइम कितना, ठीक है। अब जो है इसी में अगर दे दे केस इफ, अगर इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तब तो सिचुएशन बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि बॉल टक्कर करेगा नहीं, अब यहां अल्फा तक जा सकता है इधर, और इधर भी आराम से अल्फा तक जा सकता है, क्योंकि एंगल तुम्हारे वर्टिकल से कितना है बीटा है, बीटा क्या है बड़ा है अल्फा से, तो बॉल टकराएगा वहां से नहीं टकराएगा, तो बॉल जो है टक्कर से पहले ही जो है टकराने से पहले ही लौट जाएगा। इसका मतलब जितना टाइम यहां से यहां जाने में और यहां आने में उतना ही टाइम इधर जाने और इधर आने में, तो क्या होगा, अब टाइम पीरियड here ball is not collides from vertical wall, so time period t equal to 2 pi root under L by जी वही रह जाएगा,
टाइम पीरियड में चेंज होने वाला जाएगा, आएगा, जाएगा, कोलियन तो होगा ही नहीं। मैक्सिमम एंगल अल्फा तक जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रीम पोजीशन, दिस इज स्ट्रीम पोजीशन, t इक्वल टू 0, दिस इज द मीन पोजीशन। क्लियर? चलो लिखो। check the form.